नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड जीके की आज ये तीसरी क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत आज हम हिस्ट्री समाप्त करेंगे। जो इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे थे उसमें इतिहास की ये दूसरी क्लास है। छोटे छोटे वीडियो होने के कारण ऐसा हम लोग कर रहे हैं, तो आज इसको हम समाप्त कर लेंगे और उसके बाद में हम अगले सेगमेंट पे चलेंगे। यहाँ के भूगोल और आगे की जो चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आज जो हमको बात करनी है उसमें उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास हमने देख लिया था। मध्यकाल में किनका शासन रहा, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल महत्वपूर्ण बातें ही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सही करना। ज्ञान बटोरने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऐसे तथ्य तैयार करना, ऐसी चीजों को पढ़ना जहां से प्रश्न आते हैं। तो इसमें एक शासक आते हैं कत्यूरी। मध्यकाल में ये कत्यूरी शासक आपको उत्तराखंड के इतिहास में मिलेंगे। कत्यूरी शासकों में आसंती देव वंश, अस्कोट के रजवार और डोटी के मल्ल, ये तीन शाखाएं ये मानी जाती हैं जो जिन्होंने शासन किया। आसंती देव जो थे ये कत्यूर राज्य में आसंती देव राजवंश की स्थापना इन्होंने की थी। तो थोड़ी सी बातें हम आसंती देव के बारे में अलग से करेंगे। और इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो जोशीमठ बनाई थी। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आसंत देव राजवंश की जो स्थापना आसंत देव ने की थी कत्यूर राज्य में, तो उसकी राजधानी क्या बनाया था, कैपिटल उसका क्या बनाया था, तो वो जोशीमठ था। ये ध्यान रखना है आपको। और बाद में इसको बदल दिया था, रणचुला कोट में स्थापित इसको कर दिया था। और ब्रह्मदेव भी इसी वंश का शासक था। आसंत देव जो है ये पर्वतीय लोक गाथाओं और अस्कोट के राजवाड़, डोटी के मल्ल और पाली पछाओं के राजघरानों की वंशावली के अनुसार देखें तो जोशीमठ से आकर कत्यूर पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि किसने जोशीमठ से आके कत्यूर पर अधिकार किया था, तो ये आसंत देव ने ये किया था। और जोशीमठ से प्राप्त गुरु पादुक नाम का एक हस्तलिखित ग्रंथ है। तो एक प्रश्न ये है कि गुरु पादुक नाम का हस्तलिखित ग्रंथ कहाँ से मिला है, तो जोशीमठ से मिला है। इसमें आसंत देव के पूर्वजों की बात की गई है और उन्होंने ये भी बताया गया है कि जोशीमठ से राजधानी हटाकर कत्यूर के रणचूला कोट में स्थापित की थी। तो ये जानकारी गुरु पादुक नामक हस्तलिखित जो हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ है उससे हमको मिलती है। आगे अगर हम बात करें तो 1191 की बात है। नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण करके कुछ भाग पर अपना अधिकार कर लिया। और फिर 1223 की बात है जब नेपाल के काचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण करके इसमें अधिकार कर लिया था। तो ये दो घटनाएं हैं। उसके बाद में यहाँ पर मल्ल राजवंश का शासन आता है। और मल्ल जो थे ये, अब इनके बारे में जो मेन बातें हैं इनके समय की वो हम देख लें। तो नेपाली विजेता अशोक चल था, उसने गोपेश्वर लेक की तिथि जो उसकी है वो 1191 ईस्वी है ना। किसकी, नेपाली विजेता था अशोक चल। लेकिन गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित एक अशोक चल की दिग्विजय सूचक लेख है, उसमें कोई तिथि नहीं दी गई है। तो इसके बारे में अगर हम देखें कि ये कब से कब तक थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और अशोक चल के एक बोधगया से प्राप्त एक लेख मिला है, उसमें परिनिर्वाण संवत 1813 का उल्लेख किया गया है कि ये परिनिर्वाण संवत जो है वो 1813 है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। सिंहली परंपरा के अनुसार 554 ईस्वी से परिनिर्वाण संवत प्रारंभ ये हुआ था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। और उसके बाद में 13वीं सदी में नेपाल में बौद्ध धर्मानुयायी मल्ल राजवंश का अभ्युदय होता है। और बागेश्वर लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में काचल देव ने कार्तिकेयपुर के शासकों को परास्त कर दिया और स्वयं दुल्लू का राजा वो था, है ना, जो स्वयं का दुल्लू का वो राजा था, उसने परास्त कर दिया। फिर दुल्लू और जुमला से मल्ल राजवंश के अनेक लेख मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि 13वीं से 15वीं सदी तक कुमाऊं गढ़वाल और पश्चिमी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर तक मल्लों का प्रभुत्व था। अब यहाँ पर एक चीज और है, जैसे आपको कुमाऊं की बात की जाती है, गढ़वाल की बात की जाती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए ये इसके मैप को, क्योंकि मैप से बहुत सारे प्रश्न आपसे कई बार जो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछे जाते मैप से, लेकिन तब भी अगर आपका मैप क्लियर होता है तो आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। जैसे इस मैप को आप देखिए, यहाँ पे जो डिवीजन है कुमाऊं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन, तो बार बार आपको ये रिवीजन यहाँ पर करना चाहिए और ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये जो डिवीजन्स हैं इनमें कौन से जिले किसमें आते हैं।
ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन से जिले किस में आते हैं, जैसे ये गढ़वाल डिवीजन है और ये आपका कुमाऊं डिवीजन है, ये कुमाऊं। तो देखिए उत्तरकाशी है, देहरादून है, हरिद्वार, टिहरी, है ना, और ये चमोली, और ये पौड़ी, ये सब जो है, ये रुद्रपुर, ये सब गढ़वाल डिवीजन में आते हैं। इधर पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, ये सब जो है ये कुमाऊं डिवीजन में आते हैं। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जब प्रश्न पूछा जाता है कोई भी, तो आप ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसा पढ़ के ही करेंगे। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आप डायरेक्टली उसके लिए पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। तो ये था। और फिर ये जो मल्ल राजवंश है, इसी जो ये मल्ल राजवंश इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको कुमाऊं गढ़वाल की लोक गाथाओं में कत्यूरी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ऐसे सुमेलित करने में प्रश्न पूछा जाएगा, एक तरफ मल्ल राजवंश लिख दिया जाएगा और एक तरफ रहेगा कत्यूरी राजवंश, तो आप इसको सुमेलित कर देंगे कि इसी के नाम, या डायरेक्टली भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसी को कत्यूरी राज भी कहा जाता है। और इस साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था वो अशोक चल था। तो कत्यूरी राजवंश का या मल्ल राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यही बनता है, तो ये अशोक चल था। फिर कुमाऊं का चंद राजवंश आता है। कत्यूरी राजवंश का जब पतन हो जाता है 700 ईस्वी में, तो कुमाऊं में ये दूसरा जो राजवंश जिसकी नींव पड़ती है वो है चंद राजवंश। चंद राजवंश की नींव पड़ती है। और सोमचंद जो थे, इनका देखिए नाम में चंद आ रहा है, तो चंद राजवंश का ये सोमचंद इसके प्रथम शासक माने जाते हैं। और कुमाऊं में चंद और कत्यूरी प्रारंभ में जो समकालीन शासक हुआ करते थे। बाद में इनके बीच में सत्ता का संघर्ष हुआ, दोनों लोगों में लड़ाइयां हुई, और अंत में ये चंद जो है वो विजयी रहे और सोमचंद इसके पहले शासक बने। चंद जो थे, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था चंपावत को। तो चा और चा ये ऐसे ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे चंद राजवंश है और उसमें सोमचंद पहले हैं, फिर चंदों ने चंपावत को राजधानी बनाया, यहाँ पे भी चाचा कॉमन आ रहा है। वर्तमान में जो नैनीताल है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ये सब जो इस समय के जो ये क्षेत्र हैं, ये उस समय ये चंद वंश के अधीन आया करते थे। फिर 1563 में बलदेव कल्याण चंद ने अपनी राजधानी को फिर अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया था। पहले राजधानी कहाँ थी? चंपावत थी। और चंपावत से बाद में यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गई ये राजधानी? तो ये अल्मोड़ा, ये ध्यान रखना है आपको, ये अल्मोड़ा आ गई। ठीक है, तो ये चीजें, ये देखिए पहले यहाँ पे चंपावत हुआ करती थी, ये यहाँ का ये वाला एरिया, और बाद में ये अल्मोड़ा राजधानी यहाँ पर स्थानांतरित हो गई। और ये मैप आप बिल्कुल क्लियर रखिए, किनारे की कौन से जिले हैं। देखिए हरिद्वार यहाँ पर है, बिल्कुल ये हरिद्वार जो है वो बिल्कुल नीचे पड़ता है। कहने का मतलब ये पहाड़ी एरियाज में जो और से जिले हैं, जैसे जैसे आप उत्तर तरफ बढ़ेंगे ऊंचाई पर जाएंगे, और जितना साउथ में आएंगे आप नीचे पहुंचेंगे। तो ये ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये सब पहाड़ी उतने एरियाज नहीं है। वैसे वहां पहाड़ आपको दिखेंगे, लेकिन वैसे एरियाज ये नहीं है, ध्यान रखना है। अब ये जो चंदवंश था यहाँ पे, सॉरी हाँ, जो चंदवंश, तो चंदवंश जो है इसमें सबसे अगर शक्तिशाली राजा आपसे पूछ लिया जाए, तो ये गरुड़ ज्ञानचंद्र सबसे शक्तिशाली राजा था। और चंद राजाओं के शासन में ही कुमाऊं में भूमि निर्धारण के साथ साथ ग्राम की मुखिया की नियुक्ति की परंपरा शुरू हुई थी। तब शुरू हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ग्राम के मुखिया होने लगे थे, और ये चंद शासकों ने ऐसा किया था, और भूमि निर्धारण भी होने लगा था वहां पे। 1790 ईस्वी में फिर नेपाल के गोरखाओं ने, जो तत्कालीन चंद राजा थे महेंद्र चंद्र, उनको एक युद्ध किया उनसे, और उस युद्ध में पराजित कर दिया, ये हार गए। और फिर इस तरीके से जो चंद वंश था, चंद राजवंश, ये समाप्त हो गया। तो चंद राजवंश यहाँ पर समाप्त हुआ, और इस राजवंश के बाद में फिर एक राजवंश और है जिसको हमको देखना है। अभी फिर हम जब आधुनिक में आएंगे तो नेपाल का शासन यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन गढ़वाल और परमा राजवंश जो है ये हमको देखना है। 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल में ये 52 छोटे बड़े ठाकुरी शासकों का शासन था। ठकुरी शासक हुआ करते थे, ठकुरी, और इनका था। ये गढ़वाल की बात हो रही है, गढ़वाल का परमार वंश। ठीक है, परमार वंश ये सुमेलित करने में भी आपसे पूछ लिया जाता है, या पूछा जाता है कहाँ का था ये। और सबसे शक्तिशाली इसमें चांदोपगढ़ का राजा भानु प्रताप था। जो ये अलग अलग शासक 52 छोटे बड़े शासक शासन कर रहे थे, उनमें सबसे शक्तिशाली भानु प्रताप था।
और धार गुजरात में जो हिस्सा पड़ता था, वहां का शासक कनकपाल तीर्थ पर आया था। यहाँ पर भाई ये तीर्थों की नगरी तो मतलब स्टेट हमेशा रहा ही है। तो भानु प्रताप ने इसका स्वागत किया, कनकपाल का, और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ फिर कनकपाल के साथ कर दिया। फिर कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ चमोली में, जिसको चमोली कहते हैं, परमार वंश की फिर नींव रखी गई। तो ये परमार वंश की नींव किसने रखी थी? कनकपाल। और कनकपाल था कहाँ का? गुजरात का। आया था तीर्थ पे, और भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया था। तो यहाँ पर इसने ये नींव रखी परमार राजवंश की। और परमार वंश में फिर 60 राजा हुए। इसमें 37वें राजा अजयपाल ने सभी गणपतियों को जीतकर गढ़वाल भूमि का एकीकरण किया था। और इसने अपनी राजधानी को पहले देवलगढ़, फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित किया था। अब यहाँ पर देखिए, एक वहां पे कथा है, किंवदंती है कि दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी जो है, 1451 से 88 के बीच में इनका शासन था। ये परमार नरेश भद्रपाल को शाह की उपाधि देकर इन्होंने सम्मानित किया था, और इसी कारण से परमार नरेश शाह कहलाने लगे थे। तो एक ये भी फैक्ट, जहां से ऐसी चीजें मिलेंगी वो पूछा जाएगा। तो किसने? बहलोल लोदी ने क्या कहलाने लगे? शाह कहलाने लगे। और भद्रपाल को, यहाँ के परमार नरेश थे भद्रपाल, इनको दी थी शाह की उपाधि। फिर 1636 में मुगल सेनापति नवाजत खान ने दून की घाटी पर हमला किया। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया वाकया है कि यहाँ पे गढ़वाल राज्य की उस समय महारानी हुआ करती थी कर्णावती। तो नवाजत खान ने जब हमला किया तो उन्होंने मुगल सैनिकों की, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, उन्होंने राज अपना छोड़ा नहीं, मुगल सैनिकों को पकड़वाया और उनके नाक कटवा दिए, नाक कटवा के और उनको फिर छोड़ा। और इसी घटना के बाद में जो महारानी कर्णावती है, महारानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाने लगा। तो नागकटी रानी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में। तो ये किसको कहा जाता था? महारानी कर्णावती को। ठीक है, ये गढ़वाल राज्य की रानी हुआ करती थी। फिर गढ़वाल के राजा ने गोरखाओं से संधि के तहत 25,000 रुपए का वार्षिक कर लगाया और वचन लिया कि ये पुनः गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा और हस्तीचंद चौतरिया ने गोरखाओं के नेतृत्व में, जो गोरखा थे, इनके दो लोग, हस्तीचंद चौतरिया और अमर सिंह थापा के नेतृत्व में भूकंप आया था वहां पे, सॉरी, गढ़वाल में। और भूकंप से ग्रस्त उस समय गढ़वाल था, और उस पर आक्रमण कर दिया और बहुत सारा उसका एरिया जो था वो अपने अधिकार में ले लिया, उस पर कब्जा कर लिया। फिर गोरखाओं के आक्रमण के दौरान गढ़वाल की जनता ने राजा का सहयोग किया और सेना को पुनः संगठित किया। 14 मई 1804 को देहरादून के कुड़बुड़ा मैदान, ये पूछा जाता है कहां पर है, तो वहां पर गोरखाओं ने युद्ध में पद्मुन शाह की मौत हो गई, और इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं में फिर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। मैंने कहा ना कि अब नेपाली लोगों का यहाँ पर अधिकार हो जाएगा। तो प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र हुए थे, ये प्रीतम शाह, कुंवर प्रीतम शाह इनका नाम था। उनको गोरखाओं ने बंदी बना लिया और काठमांडू भेज दिया। और दूसरे पुत्र थे सुदर्शन शाह, तो हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। उन पर फिर अंग्रेज गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने 1814 में गोरखा के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजी, और 1815 को गढ़वाल को फिर स्वतंत्र करा लिया। अब यहाँ पर देखिए, हेल्प कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। और अंग्रेज जब हेल्प करेंगे तो फ्री में हेल्प नहीं करेंगे। अंग्रेज जब भी हेल्प करेंगे तो उनका अपना हित होगा। लेकिन जो अंग्रेजों की लड़ाई का खर्च जो था, देखिए यहाँ पर आ गया, वो शर्त इन्होंने रखी कि आपको देना है। तो गढ़वाल नरेश को समझौते में अपना राज्य फिर देना पड़ा, नहीं जब दे पाए, वहन नहीं कर पाए। तो अंग्रेज तुरंत जहां पर कुछ करते थे, हेल्प करते थे, तो उसके बदले में कुछ चाहते थे। ये हेल्प नहीं होती थे, ये वास्तव में डील होती थी। और डील के तहत इन्होंने इससे खर्च मांगा, खर्च नहीं दे पाए, पैसा था नहीं उनके पास। तो इन्होंने क्या किया? राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, दे दिया, अंग्रेजों ने हड़प लिया। और इसके बाद गढ़वाल नरेश ने अपनी राजधानी टिहरी गढ़वाल पर टिहरी गढ़वाल राज्य में स्थापित कर ली। फिर टिहरी पर राज करते रहे, और भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश का एक फिर जनपद बना दिया गया। बाकी जगह पे जो ये पूरा एरिया था उस पे अंग्रेजों का शासन हो गया था। तो जब गोरखाओं के शासनकाल की शुरुआत होती है, वहीं से आधुनिक काल उत्तराखंड में माना जाता है इतिहास का। तो आधुनिक काल वैसे तो भारत में 1857 की क्रांति के बाद आप मानते हैं, लेकिन वहां जो गोरखाओं का शासक था,
शासन था, वहीं से आप मान सकते हैं कि यहाँ आधुनिक काल की शुरुआत हो गई थी। वहां पे ये नेपाल के शासक थे जो कि शासन कर रहे थे। सीमा मिलती है ना, इतना तो आपको क्लियर है ही है। तो नेपाल के ये गोरखा थे और कुमाऊं में चंद्रशाखों की कमजोरी का लाभ उठाकर इन्होंने उस पे एक छोटा सा युद्ध लड़ा था, अभी हमने आपको बताया, और अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। और अल्मोड़ा कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद में 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन ये पराजित हो गए। फिर 1803 में एक संधि होती है, संधि जो हुई थी उसके विरुद्ध ये जाते हैं और गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं और वहां पर सफल हो जाते हैं। तो कुल मिला के इनको अब सत्ता चाहिए थी, कोई संधि और कोई कुछ नहीं। 1814 में गढ़वाल में अंग्रेजों के साथ युद्ध में पराजित होकर गढ़वाल राज्य फिर मुक्त हो गया और केवल कुमाऊं में गोरखाओं का फिर अधिकार रह गया। अब एक नाम आता है कर्नल ई गार्डनर का। इन्होंने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को व जनरल आकर्टन लोनी ने 15 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मालाओं का किला। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न बनेगा, तो कर्नल ई गार्टर ने अल्मोड़ा को और यहाँ पर ये मालाओं का जो किला था ये जनरल आक्टर लोनी ने जीत लिया और 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्टनर तथा गोरखा शासक बमशाह के बीच में संधि के तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को फिर सौंप दी गई। फिर कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखाओं का शासन ये जो था 25 वर्ष और लगभग 10.5 साढ़े 10 वर्ष तक ये चला और फिर अब अंग्रेजी शासन यहाँ पर आ गया। कुल मिलाकर अब अंग्रेज यहाँ पर सर्वे सर्वा हो गए। अप्रैल 1815 तक कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने टिहरी को छोड़कर, क्योंकि टिहरी अभी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर ये देखिए ये जो प्रद्युम्न शाह थे तो इनके साथ गढ़वाल के नरेश को समझौते में अपना राज्य तो दे देना पड़ा था, लेकिन टिहरी गढ़वाल पर एक अपनी राजधानी स्थापित करके और टिहरी पर ये शासन करते रहे और वो जब भारत आजाद हुआ है तब तक शासन करते रहे। तो टिहरी को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया गया और इस क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर बना कर्नल गार्डनर। कर्नल गार्डनर ये वही है ना, जिसने अभी ये 27 अप्रैल 1815 को गोरखा शासक बमशाह के बीच में जो संधि हुई थी जिसके जिसके बीच में वही। तो यहाँ पर इस क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर को बना दिया गया। कुछ समय बाद कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और देहरादून को सहारनपुर जनपद में फिर सम्मिलित कर लिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल के मुख्यालय को श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी नामक नए जनपद का यहाँ पर फिर गठन कर दिया गया। और 1854 को कुमाऊं का मुख्यालय नैनीताल फिर बना। 1854 से 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं व पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल थे। 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में फिर बांट दिया गया, है ना। जो कुमाऊं हुआ करता था उसको 2 जिलों में ये बांट दिया गया, अल्मोड़ा और नैनीताल ये हिस्सा हुआ करता था ये वाला, तो इसको पूरा 2 हिस्सों में बांट दिया। ये पहले कुमाऊं हुआ करता था, कुमाऊं ऐसे डिवीजन का भी नाम है लेकिन ये कुमाऊं था, तो अल्मोड़ा और नैनीताल 2 हिस्सों में इसको बांट दिया गया। और स्वतंत्रता तक कुमाऊं में केवल 3 ही जिले थे, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। फिर टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में उस समय वहां पर हुआ करती थी, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। तो ये अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल ये 3 जिले हुआ करते थे। बाद में ये सब जिले बनाए गए हैं और अब तो इस समय कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। तो इस तरीके से ये इतिहास से जहां से प्रश्न आने थे हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया है। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग अब भूगोल इसका देखेंगे जहां से ज्यादा प्रश्न और उसको टू द पॉइंट देखने का प्रयास हम करेंगे। आप लोगों को अगर अच्छा ये लग रहा है और काम का है तो आप इसको दूसरों को भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसमें केवल काम की बातें हम करते हैं। और हमारा अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए जो हम डिस्कस करते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।